हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झांकियाँ, जो पास्ट में क्या क्या हुआ इस चैप्टर में बताया गया है। हमारी कंट्री में 1757 से 1857 में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई, ऐसे क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हमारे कंट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुआ। इसका फर्स्ट पार्ट है द मार्टियर्स। मार्टियर्स होता है वो लोग जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, अपने देश के लिए जान दे देते हैं। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। इसमें दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि ए मेरे वतन के लोगों, अपनी आँखों में आप आंसू ले आओ, अपनी आंखें नम कर लो उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए तुम अपनी आंखें नम कर लो। सेकेंड पार्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। 1757 से 1849 के बीच में कंपनी ने क्या क्या विक्ट्रीज हासिल की, क्या क्या जीत हासिल की। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो वेपन्स थे, उसके जो हथियार थे, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, जिसकी वजह से जो कंपनी थी वो अपनी पावर 18th सेंचुरी इंडिया में बढ़ाती जा रही थी। देखिए यहाँ पे 1765 का मैप है इंडिया का, जिसमें येलो पार्ट जो है इंडियन प्रिंसेस का है और जो पिंक वाला पार्ट है वो ब्रिटिशर्स का है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो इंडियन राजा थे वो दूर की सोच नहीं रखते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। इसमें एक राजा बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स की हेल्प ली जाए, जिसकी वजह से वो हमारी दूसरे राजा को हराने में हेल्प करें। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। आपस में राजाओं के बीच में जो लोग थे, जनता थी, उनके बीच में लगातार झगड़े होते जा रहे थे, कोई भी शांति नहीं थी उनके आपस में बीच में। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। इसमें क्या था कि जो आपस में झगड़े हो रहे थे, जो इनके विचारों में मेल नहीं खाते थे, जो इनके विचार, उनकी वजह से क्या होता था कि इंडियन प्रिंसेस को जो ब्रिटिशर्स थे एक एक करके हराते ही जा रहे थे। अ फार सीइंग रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। फार साइटेड यानी कि दूर की सोच रखने वाला जो मैसूर के टीपू थे, टीपू सुल्तान जो थे, वो जब तक जिंदा थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते ही गए और उन्होंने उनसे लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। अब यहाँ पे है हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। जो उनकी जीत जो हासिल करते जा रहे थे ब्रिटिशर्स, उसमें बताया गया दो तरह के लोग थे। पहले जो है, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब एक पार्ट जो है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, कि वो बोल रहे थे कि अब हमारे कंट्री में शांति हो जाएगी, अब कोई वॉर नहीं होगा, ना कोई ठग हमारे लूट मार करेगा। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। ये भगवान ही है जिन्होंने हमारे लिए ब्रिटिशर्स को भेजा। आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, वो उनसे जुड़ी ही हुई है। और कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डी थ्रोन्ड आर किंग। इसमें एक आदमी बोलता है कि जो वाइट लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उन्होंने हमारे राजा को मार दिया है और उसको गद्दी से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कि कुछ हमारे किंग अच्छे नहीं थे, लेकिन ये तो था कि हमारी कंट्री के थे वो। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। अब हम जो हैं फॉरनर्स के गुलाम बन गए हैं। थर्ड पार्ट है इसका ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स का शासन यहाँ पे बढ़ता जा रहा था 1765 से 1836 के बीच में। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धर्म गुरु थे, जो मौलवी थे, जो पंडित थे, वो क्या प्रीच करते हैं कि अनटचेबिलिटी होती है छुआछूत, और चाइल्ड मैरिज क्या होता है बाल विवाह। ये दोनों चीज़ों को वो प्रोत्साहन देते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। इसमें धर्मगुरु बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा आदमी जो सी क्रॉस करेगा तो वो अपना धर्म भ्रष्ट कर लेगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वेमेन। कोई भी दुख है दुनिया में, कोई भी तकलीफ़ है, वो सिर्फ औरतों की वजह से। इसमें एक आदमी ये बोल रहा है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them.
इसमें सच्चाई ये है कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी, मतलब अपनी इज्जत जो है उनके सामने खो दी थी, और उनका जो ब्रिटिशर्स है उनका बहुत अपमान करते थे। स्कॉन देम मतलब उनका बहुत अपमान करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो हमारे यहाँ के इंडियन लोग हैं उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता उन पे, वो ईमानदार भी नहीं है। इसमें से एक आदमी जो इंडियन वहाँ पे खड़ा था वो बोलता है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आप सही बोल रहे हैं योर ऑनर, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब व्यापार के तौर पे जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए था कि जल्दी से जल्दी वो कितना मुनाफा कमा सके, और उसकी वजह से क्या होता था, वो उन पे फार्मर्स पे हैवी टैक्स इम्पोज करते थे। उसकी वजह से क्या होता था, उनको अपने जो खेत थे इनको देने पड़ते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। ये बोलता है, इसमें एक फार्मर बोलता है कि आपने तो मेरी सारी फसल ले ली। वो बोलता है, जो ब्रिटिशर था वो बोलता है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, मतलब तुम्हारा अभी भी बहुत टैक्स बाकी है, अगर तुमने अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट। फिर भी वो जो ब्रिटिशर्स तो थे नए नए मेथड्स अपनाते जा रहे थे जिनसे उनको और मुनाफा हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। इसमें बोला जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चर होंगे गुड्स, जो गुड्स बनाए जाएंगे इंग्लैंड में, वो हम बिना टैक्स के लेके आएंगे, ताकि उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो इंडिया में आएंगे और वो सस्ते होंगे, जिसकी वजह से उनको और मुनाफा होगा। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडियाज कंपनीज लॉस बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपनी गुड्स सस्ते में बेच रही थी और इंडियंस पे, जो इंडियन गुड्स थे उन पे टैक्स लगाती थी, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स जो है एक्सपेंसिव, महंगे हो जाते थे और लोग नहीं खरीदते थे। और जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे वो सस्ते थे और वो सस्ते की वजह से लोग खरीदते थे और उनको मुनाफा होता था। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. अब क्या हुआ कि भुखमरी फैलने लगी। 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस जो हैं भुखमरी की वजह से मारे गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से जो कारीगर थे, जो बिज़नेस थे, वो ख़त्म हो गए थे और वो लोग प्रॉस्पर करते जा रहे थे और ब्रिटिशर्स के जो बिज़नेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। अब जो पार्ट है राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 के बीच का है। राजा राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। अब जो राजा राम मोहन रॉय हैं लर्नड मैन थे, मतलब इंटेलिजेंट आदमी थे, उनको पता था कि कंट्री में क्या चीज़ गलत हो रही है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, मतलब इन्होंने बोला कि हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए। आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट, जो हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, बहुत महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम लोग इनसे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें पहले अपनी सोसाइटी में सुधार लाना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो ये अंधविश्वास है, हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। He told his wife Uma, cows are of different colors but the color of their milk is same. उसने अपनी वाइफ उमा को बोला कि जो गायें होती है अलग अलग रंग की होती है, लेकिन दूध तो वो सेम ही कलर का देती है, वाइट कलर का देती हैं। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। हर टीचर, हर गुरु अलग अलग चीज़ों के बारे में बोलता है, लेकिन हर एक की सोच अलग होती है, लेकिन जो वो प्रीच करते हैं, जो मतलब निकल के आता है उनका, वो तो बिल्कुल सेम होता है, सबका सेम होता है। He was attracted by science and modern technology, मतलब वो जो है आकर्षित थे किससे, साइंस और मॉडर्न नॉलेज से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो हमेशा बोलते थे कि नॉलेज जो है हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, जिसको प्रूव किया जा सके। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful.
वो उन्होंने सी क्रॉस किया और इंग्लैंड गए और जानना चाहते थे कि ऐसी क्या चीज़ है कि ब्रिटिशर्स को पावरफुल बनाती है, ताकतवर बनाती है। देयर ही टोल्ड देम वी एक्सेप्ट यू एज आर रूलर्स। वहाँ पे जाके उन्होंने उनको बोला कि हम आपको अपना शासक मानते हैं एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स, और आपको हमें भी अपना प्रजा मानना चाहिए, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रूलर है, जो शासक है, उसकी अपनी प्रजा के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। He started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823। जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को शक होने लगा उन पे और इसलिए उन्होंने उनका न्यूज़पेपर 1823 में बंद कर दिया। आगे है फिफ्थ पार्ट है ऑपरेशन, जो है 1765 से 1835 के बीच में। ऑपरेशन मतलब होता है उत्पीड़न, अत्याचार करना। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू अप्रेस इंडियंस, मतलब वो इंडियंस पे अत्याचार करते ही जा रहे थे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन 3 पास किया, जिसकी वजह से किसी भी इंडियन को जेल किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, मतलब उसको अपना बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा कि वो क्या बोलना चाहता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। हर बार क्या होता जा रहा था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी और उनको बहुत मुनाफा हो रहा था बिजनेस में। इन 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 में क्या था, ब्रिटेन जो है यहाँ पे इंडिया में जो है 7 करोड़ रुपए के गुड्स भेजता था और सारा जो मुनाफा होता था वो ब्रिटेन में जाता था। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। ब्रिटिशर्स जो थे वो अमीर होते जा रहे थे, जो इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी ख़त्म होती जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो बेंटिंग थे, गवर्नर जनरल बेंटिंग थे, उन्होंने बोला कि जो इंडियन फार्मर्स हैं जो कपास की खेती करते हैं उनकी हड्डियां अब निकलती जा रही हैं और वो कपास बना के इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करके सस्ते में एक्सपोर्ट करते थे। जो कपड़ा फिर वहाँ से मैन्युफैक्चर होके आता था, इंग्लैंड से बन के आता था और इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगा बिकता था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था और इंडियन फार्मर्स जो थे मतलब तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा आ गए थे और उनको बहुत परेशानी हो रही थी। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 चैप्टर का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।